कछावा साउथ है वे। चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे और शामिल होते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विपक्ष जवाब के दे सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस रूप में भाग लिया है फाइनेंस बिल पे भी और अपोजिशन बिल पे भी। और नेता प्रतिपक्ष तो खैर कहाँ गई, आते रहे ना। हाँ, हमेशा की तरह वो अभी अंदाज में बोलते हैं। अंदाज को बदलना भी चाहिए कभी कभी, ठीक है, क्योंकि पूरा समय लेते हैं आंकड़ों के अंदर रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार ही मैंने कहा था आंकड़े बहुत जरूरी है। आंकड़ों के आधार पर ही योजना बनती है और योजना आगे बढ़ती है। हम लोग आंकड़े छिपाते नहीं हैं। जैसे अध्यक्ष महोदय 2019 के चुनाव हुए थे पार्लियामेंट के, तो NSSO जो भारत सरकार का संगठन है, उन्होंने आंकड़े को दबा लिया क्योंकि चुनाव आने वाले थे। उनकी पोल खुल रही थी कि बेरोजगारी बहुत भयंकर रूप से फैल चुकी है देश के अंदर। आंकड़े छिपा लिए। और वो संगठन ऐसा है कभी छिपाए जाते नहीं हैं, कभी छिपाए नहीं जाते। मैंने देखा वो 20-25 अखबारों के संपादकीय में मुझे आलोचना हुई कि ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। आंकड़ों के आधार पर ही तो भारत सरकार खुद भी, विभिन्न विभाग उनके आगे के प्लान बनाएंगे और उनके आधार पर प्लान बनते हैं और ये आंकड़े छिपा दी। जैसे चुनाव हुए, मोदी चुनाव जीते और आंकड़े प्रकट कर दिए गए। हम उन लोगों में नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। आंकड़ों के आधार पर बजट बनते हैं। बजट बनाने वाले आपके वक्त में, हमारे वक्त में वही लोग होते हैं। हम लोग उनको समय समय पर गाइड करते हैं। जो सरकार की इच्छा शक्ति होती है या जो सोच होती है उसको हम लोग प्रकट करते हैं। उसके आधार पर बजट प्रिपेयर होते हैं। अब आप अगर पूरा भाषण आंकड़ों में दोगे तो कैसे काम चलेगा? पत्थर बेचारा याद करेगा और पत्थर में जान डाल दिया आपने तो कारीगरी कितनी बड़ी आप में है। पत्थर में जान डाल दी तो आप तो पत्थर में जान डाल, पत्थर लगे हुए होंगे, पत्थर याद आएंगे। पत्थरों में अगर जान पड़ गई तो भी कहना ही क्या है। मुझे समझ के परे आप ये आंकड़े लाते कहाँ से हैं? हम ही देते हैं आपको, हमें आप पे पढ़ाते हो, उसका क्या फ़ायदा? आप गहराई में जाने की कोशिश करो तो आपको सत्य मालूम पड़ेगा। आपके शासन के वक्त में भी, हमारे शासन के वक्त में भी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो, रेवेन्यू डेफिसिट हो, फिजिकल डेफिसिट हो, रात दिन का फर्क है। बल्कि आप ये पाएंगे जब हमारी गवर्नमेंट आई है 9 से 13, आप कंपेयर कर लीजिए भारत सरकार से, फिजिकल डेफिसिट हमसे बुरा उनका है, ज़्यादा है। कर्जे कई गुना ज़्यादा उनके हैं प्रतिशत के अंदर। फिर आपकी गवर्नमेंट आती है, उल्टा होता है। हमारी गवर्नमेंट वापस आई है, सीधा होने लग गया। ये आंकड़े हैं, ये भी आंकड़े हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ज़्यादा आंकड़ों का जवाब देने लगूंगा तो फिर 2-3 घंटे लग जाएंगे। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष बहुत समझदार व्यक्ति है, पुराने हैं, अनुभवी हैं, लंबे समय तक राजनीतिक जीवन है, वो थोड़े भी समझ जाएंगे। ज़्यादा लंबा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो आपको मैंने कहा पहले भी, अभी कम समय में ही बजट पास तो अध्यक्ष महोदय आज हम पास करेंगे, पर हमने प्रशासनिक स्वीकृति है
जो वादे हमने किए बजट के अंदर 100% सिक्योरिटी हमने निकाल दी हमने 100। अब आप बार बार बोलते हैं धरातल का हिलाया जाएगा, और आपके देखा देखिए आपके मित्र लोग जो हैं नेता प्रतिपक्ष के हमारे सदस्य पूरे हाउस में वही टोन लगाई हुई है, बजट का क्या होगा, पैसा कहाँ जाएगा, लागू कैसे होगा, धरातल पे कैसे आएगा। अभी मैं यही बोल रहे थे, और ये जानबूझ के बोल रहे हैं। हमें मालूम है, हमें मालूम है कि आपकी पार्टी की तो इसमें मास्टरी देश के अंदर मार्केटिंग करने की, काम कम करो मार्केटिंग ज़्यादा करो। हम लोग काम शानदार करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं, क्यों हमारा तो कल्चर ऐसे ही है, शुरू से ही काम करते रहो, काम करते। आपको सोचना पड़ेगा, आपने जानबूझ के इसको माहौल बना दिया हाउस के अंदर, धरातल में कैसे आएगा बजट। उसके कारण क्या हुआ, जो बजट की मूल भावनाएं थी, शानदार बजट था। अभी कैलाश मेघवाल जी खुद बता रहे थे कि पूरी तारीफ हो रही प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, वो जो है वो कैसे भटके उससे, और कैसे खाली आंकड़ों खेल में फंस जाए, बजट लागू नहीं होगा, धरातल नहीं आएगा, उसी में अटक के रह जाए। ये आपकी चाल थी, उस चाल में आप लोग पूरी बहस कर रहे हो, अभी तक मैं ये समझ पा रहा हूँ। और इससे कोई फायदा नहीं है आपको, उसे कोई फायदा भी नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आप कह रहे हो 2021-22 में जो आ रही है, आप सुनना अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष महोदय, 1,90,431 करोड़ के विरुद्ध फरवरी तक लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए राजस्व अर्थात 84.46% राजस्व प्राप्त हो चुका है। कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, आ चुका है। और मार्च महीने तो इम्पोर्टेंट होता है, देखना है आपको तो मालूम ही है कि मार्च महीने में जो है ज़्यादा प्राप्ति होती है, तो उसको 16% प्राप्तियों का, क्या आपका कार्यकाल था 18-19, उसमें 16% थी, 16.36, 19-20 के अंदर 12.66 और 20-21 के अंदर 19.42। मार्च का औसत हो गया करीब 16.15। इसको आधा बना के हम लोग चल रहे हैं, ये पहले के आंकड़े हैं। और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। और आज ही के जो रखे हमने, इसीलिए जानबूझ करके इसी आधार पर रखें, आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आपको सुखद आश्चर्य भी होगा जो मैंने अभी बताया कि इस प्रकार से जब आपका रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की गई 21-22 में और 22-23 के अनुमानों में 13.48 की वृद्धि अनुमानित की गई है आरई के अंदर, ठीक है। क्योंकि भारत सरकार जो है, भारत सरकार की जीडीपी जो है उसमें जो ग्रोथ दिखाई गई है उसको, और जीएसटी में राजस्व जो है उसका जो 14% का कमिटमेंट है भारत सरकार के राज्यों को हर वर्ष बढ़ाने का, वो बढ़ेगा, उसको आधा बना करके हम लोगों ने 22-23 के अंदर जो दिखाई गई है 13.48% वृद्धि दिखाई गई है। और नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि बजट की एक्सपेंडिचर है कैसे हो पाएगा, कम समय के अंदर कैसे हो पाएगा, आपको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अभी हमने करके दिखाया 3 साल तक, अभी इस बजट में दिखा रहे हैं हम लोग 85% तक तो फरवरी तक हो चुका है, तो क्यों नहीं होगा, आपको आशंका क्यों होती है। ये जो संशोधित अनुमान है आरई के लिए, इसमें 30
चौरानों के विरुद्ध में फरवरी माह 22 तक जो है 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च भी हो चुके हैं। इसका मतलब है कि 76.78% खर्चा हो चुका है। पिछले 5 वर्षों का देखें हम लोगों का इतिहास, तो मार्च महीने के अंदर 23% खर्च होता है। ये तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो 23% खर्च होता है एवरेज 5 साल का। 16-17 आपका 24.71%, 17-18 आपका 28.95% मार्च के अंदर, 18-19 आपका 23.79%, 19-20 हमारा अच्छी परफॉर्मेंस करने लगे हम लोग 21.22%, और 20-21 में 16.92%। तो आप बताइए ये एवरेज होता है 23.12%। तो ये आप बताइए अध्यक्ष महोदय, जब ये आंकड़े इनके सामने हैं कि अभी पूरा महीना का आंकड़े आने बाकी है और 23% एवरेज है, आपके वक्त में ज़्यादा होता था खर्चा, 24 भी हुआ, 28 भी हुआ, 23 भी हुआ है। तो आप बताइए कि फिर आप किस लिहाज से इस प्रकार सदन को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं, और लोग समझते हैं कि वास्तव में आप बहुत विद्वता के साथ में बात अपनी कर रहे हैं, बड़े कितने एक बहुत बड़े आर्थिक एक्सपर्ट होंगे आप। उस वक्त ऐसी भाषा, ऐसी बोलने की तरकीब आपकी ऐसी है, बोलने की जो अदा आपकी है ऐसी है कि सब सोचते हैं वास्तव में बहुत ठीक बोल रहे दिखते हैं। मुझे मेरी पार्टी लोग कहते हैं कि साहब कटारिया जी अच्छा बोले थे। अरे सुनिए, डिस्टर्ब मत करो। कटारिया जी अच्छा बोले थे, मुझे कहते मेरी पार्टी के लोग, अरे कटारिया जी बहुत अच्छे बोले थे। आपकी तारीफ भी होती है, पर तारीफ होती है बिना कोई खेल किए हुए। आप ऐसे बोलते हैं भावुक होकर के, कभी भावुकता, कभी क्या कहते हैं, कभी कठोरता, पता ही नहीं पड़ता, ऊपर नीचे बीपी चलती रहती है आपकी। कृपा करके बीपी को कंट्रोल रखो आप। आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बीपी कंट्रोल रहे आपकी, वरना आपके घर वाले मुझे उड़वा देंगे, आप इनका ध्यान नहीं रखते हो। अब सदन का नेता हूँ तो नेचर इतना अधिकार तो बनता है आपके फैमिली वालों का मुझ पे। तो कृपा करके आप ध्यान रखिएगा बोलते वक्त में क्या बोल रहे हैं। अब मैं आपको कहना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप बोल रहे थे ना, करें क्या अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डेफिसिट आरो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? ये आप दावे के साथ मैं कहता हूँ, आप दावे कैसे कर सकते हो? दावा कैसे कर सकते हो? हर बात पे दावा कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो? अभी राजस्व जो है बी किरारी के अंदर 13.48% की सामान्य वृद्धि हमने रखी है, और उसको रख करके हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की है, और उसी ढंग से हमने बजट में 22-23 के बजट में 23,488 करोड़ अनुमानित किया गया है। इसके लगे टके रहेगा हमारा मानना ये है, और 23% हमने इसको आसपास रखा है। कैपिटल रिसिप्ट की बात की आपने, ऋण लेने की, बोरोइंग की बात की गई आपने। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा 21-22 के अंदर बजट अनुमानों में कैपिटल रिसिप्ट 66,000 रखी गई थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जो समझने की बात है, एक बात तो मेरी भी आप समझ जाएंगे, ठीक रहेगा। जो संशोधित अनुमानों में 1,29,666 कैसे कर दी गई, और 22-23 के बजट एस्टीमेट में आपने 1,31,324 करोड़ कर दी, अनुमानित कर दी। ये कैसे कर दिया? कुछ जादू है क्या? आप बोल रहे थे, पता नहीं कहाँ का जादू का काम लिया। अब मैं कहना चाहूँगा आपको, एक बात दिमाग में रखें, आप अगर गैरेज जाते डॉक्यूमेंट्स में और फिर आके आप बोलते तो मेरे ख्याल से ये नौबत नहीं आती। सामान्य वर्दी के साथ ही 2 छूट दी गई है आरबीआई ने। 2018 जब आपकी शासन सरकार थी
तब आरबीआई ने जो मीटिंग बुलाई उसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वो वेज एंड मीन्स को काम लें, जिसमें 3 महीने के लिए कर्जा मिलता है, ब्याज 2-3% होता है, 1-2% मुश्किल से होता है। एक तो होता है वेज एंड मीन्स, एक होता है स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटीज देते हैं 1 महीने के लिए। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे इसके साथ के अंदर, तो आप खुद पाएंगे जो आंकड़े आपने बताए हैं वो आंकड़े वो नहीं हैं। वास्तव में आंकड़े हैं 67,000 के अगेंस्ट में 82,484 करोड़ 36 लाख रुपए, और 22-23 के अंदर जो हमने प्रपोज किया है बी को, वो है 79 गुणे 80,324 करोड़ 99 लाख रुपए अनुमानित थे। अब आप बताइए, असली तो ये है, अगर हम इसको शामिल करते हैं तो आपको बड़ा लगता है। अगर हम मैनेजमेंट करते हैं, ये वित्तीय प्रबंधन की बात है, शानदार वित्तीय प्रबंधन की बात है, बजाय कि हम कर्जा लें बड़ा लॉन्ग टर्म कर्जा ले में, एक तो नुकसान लॉन्ग टर्म कर्जा हो गया, नंबर 2 उसका ब्याज दो, और नंबर 3 अगर आप ये इसका उपयोग करो दोनों सुविधाओं का जो आरबीआई ने कहा है, तो उसके कारण से आपको एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम लगेगी, वो हम लोग वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं शानदार, उस कारण आपको लगते बड़े फिगर लगते बड़े हुए, जब वो असलियत में है नहीं। असलियत में दूसरी बात है, और उसी रूप में हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को बनाए हुए हैं। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा, इसका उपयोग करके हम लोगों ने जिस प्रकार से संशोधित बजट पेश किए हैं और जिस प्रकार से हमने बी की लागू की है 22-23 के लिए, उसमें असलियत जो मैंने आपको बता दी, आप जाके घर जाके देखिएगा कि मेरी बात में सच्चाई है या नहीं है। ये निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ऋण लेकर 21% ऋणों को पुनर्भुगतान कैसे करेंगे? आप ठीक कह रहे हैं, अभी तक कभी हुआ ही नहीं, आज तक आपने भी बात कही, होता भी नहीं है। इसमें वही बात आती है जो मैंने पहले कहा आपको, वेज एंड मीन्स और स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटीज, ये जब आप मिलाते हैं तो आपको फिगर बड़े लगते हैं, वरना 21% नहीं है। मैं कहना चाहूँगा बड़े विनम्र शब्दों के अंदर कि आप जिस रूप में अपनी बात कहते हैं, पर मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके पूरी गहराई में जाके स्टडी करने के बाद में अगर आप कहेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। वो 21% की बजाय सिर्फ 7% ही है जो आपको लगता है 21% कैसे भुगतान करेगी सरकार, वो नौबत तो नहीं आएगी, 7% ही उसके अंदर है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रबंधन शानदार हो रहा राजस्थान के अंदर, ये तीनों बजट हमने पेश किए और उनको लागू भी किया। अब बार बार आशंका आपको हो रही है या फिर आप पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं, क्या चाहते हो आप? कोई जवाब है? बार बार कैसे लागू होगा? अरे चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार में हम लोग हैं, नहीं लागू करेंगे तो बदनाम हम होंगे, आरोप जनता हमारे ऊपर लगाएगी आपने वादा किया स्कूल का, कॉलेज का, सड़क का, पानी का, बिजली का, क्यों नहीं होगा, वो हमें कहेंगे। आप मेरी चिंता करो हाउस के अंदर हमारी सरकार की, अरे आप क्या आगाह करोगे? अगर तब करो तो आपको कुछ तर्क लगता हो तब आप आराम करो। अब मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ आपको, ये आंकड़े मेरे भी नहीं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। अब मैं आता हूँ आंकड़ों पर कि आप देखिए जो जीडीपी है भारत सरकार में और जो कर्जे भारत सरकार पर है और राजस्थान सरकार पर है, उसमें देखिए आप 19-20 के अंदर राजस्थान का आउटस्टैंडिंग डेब्ट एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी 35.30 और भारत सरकार का है 50.21। 20-21 के अंदर हमारा है 40.51% जीडीपी का, भारत सरकार का है 61.17। 21-22 का हमारा है 38.15, भारत सरकार का 60.96 और 22-23 का जो एस्टिमेट किया गया है, हमने किया 39.80, उन्होंने किया 58.98।
आप बताइए, ये वित्त प्रबंधन नहीं है हमारा। हमारे अधिकारियों को आपने कोर्ना शुरू कर दिया, हम कुछ बजट बनाना जानते नहीं हैं, आंकड़े कहाँ से लेके आ गए। अरे आंकड़े कैसे लेके आ गए? मैंने तो अध्यक्ष महोदय आपको तो कम से कम कोट करना चाहिए था कि हमने 100 तो सिक्योरिटी जारी कर दी। नंबर 1, मैंने सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मीटिंग बुला ली मैंने। आपकी चिंता को देखते हुए बुलाई मैंने। वो मोटा बार बार चिंता कर रहे हैं, भाई तो ध्यान रखो टाइमली पूरा करना है बजट को। मीटिंग बुला ली, सबको जिम्मेदारी सौंप दी, पाबंद कर दिया परफॉर्मेंस बेस पर। आपने कहा मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगा आपने बात कही, मुझे खुशी होगी अगर ये बजट आप धरातल पर ले आओ तो मैं उस खुशी का इंतजार करूंगा आपका अगले साल ही। अब अध्यक्ष महोदय, हमारा रेवेन्यू में आ रही है जो हमारे एस्टिमेट थे उसके अकॉर्डिंग टू रिवाइज हो, चाहे वो बेड एस्टिमेट हो, और खर्चा भी हो रहा है। और जब खर्चा हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि काम भी हो रहा है, तो पैसा कहाँ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगा, एक और पॉइंट बताना चाहूँगा आपको। अभी पिछले आंकड़े थे वो थे कर्जे के, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार के। अब मैं बताऊंगा फिजिकल डेफिशिएंट में कितना बड़ा फर्क है। उसमें आपकी भी पोल खुल जाएगी, आपकी मतलब आपकी सरकार की भी। 9-10 के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो फिजिकल डेफिशिएंट हमने 3.87 और भारत सरकार का हो सकता है 6.4%। 10-11 के अंदर 1.22, भारत सरकार का था 4.9%। 11-12 में 0.83 फिजिकल डेफिसिट, भारत सरकार का था 5.7। 12-13 में हमारी गवर्नमेंट थी 1.73 और भारत सरकार का था 4.8% फिजिकल डेफिसिट। और 13-14 के अंदर हमारा था 2.76% और भारत सरकार का था 4.4%। अब आपकी सरकार आती है 14-15 के अंदर, तो आप देखिए 3.09, भारत सरकार का 4.1। फिर आपका होता है फिजिकल डेफिसिट 9.25 और भारत सरकार होता है 3.9। आप देखिए 15-16 के अंदर आपका होता है 9.25, भारत सरकार का होता है 3.9, 9.25 आपका फिजिकल डेफिसिट। 16-17 में आपका होता है 6.09, भारत सरकार का होता है 3.5। 17-18 में आपका होता है 3.04, भारत सरकार का होता है 3.5। 18-19 में आपका होता है 3.78 या भारत सरकार का होता है 3.4, सिर्फ यहाँ कम है। अब हमारी गवर्नमेंट आ गई आप सबकी दुआओं से, तो 19-20 में हमारा 3.77 और भारत सरकार का 4.6 फिजिकल डेफिसिट है, हमसे ज़्यादा। 20-21 के अंदर 5.86 हमारा और भारत सरकार का हो गया 9.2। और 21-22 के अंदर 21-22 रिवाइज के अंदर 5.18 हमारा और 6.9 उनका है। और अब जो हमने रखा है एस्टीमेट, हमने रखा है 4.36 का और भारत सरकार का 6.4%। आप बताइए अध्यक्ष महोदय कि इस प्रकार से FRBM एक्ट तो हमारे ऊपर भी लागू है, उनके ऊपर भी लागू है, फिर भी हमारा मैनेजमेंट देखिए आप कितना शानदार है। उसके कारण से भारत सरकार को कहने का मौका नहीं मिलता है। उसी रूप में हम लोग जो पैरामीटर है भारत सरकार का बार बार चिंता प्रकट करते। मैं कहना चाहूँगा, जब आपको मालूम है कि बिना भारत सरकार की परमिशन के, और परमिशन तब मिलती है जब शानदार वित्तीय प्रबंधन होता है, रेवेन्यू का, फिजिकल का, डेफिसिट का, रिसिप्ट का, एक्सपेंडिचर का, तब जाके आपको परमिशन मिलती है, GDP मिलती है। GDP आपकी हाई होगी तो ज़्यादा आपको सुविधा मिलेगी। तो आप बताइए कि जब हमें सुविधा मिल रही है, कर देने की परमिशन तब मिलती है जब आप
उसी लिमिट में ले सकते हो जब आपको FRBM एक्ट के अंतर्गत 12% देती है, तो ज़्यादा ले नहीं सकते। तो आप कैसे कह सकते हो कि भार बढ़ रहा है? बढ़ ही नहीं सकता। पूरी सरकार नहीं चलती। आप तो एक्सपर्ट हो, खुद ही हो। देश भर की पूरी सरकारें, भारत सरकार, दुनिया की सरकारें, कोई चाइना की तरह मुल्क को छोड़ दो, अमेरिका भी भारी कर्जे लेकर के अपना विकास करते हैं। ये पूरे दुनिया के अंदर एक प्रकार ही अप्रोच है, ये कोई नई बात नहीं है। पर कर्जा उसी लिमिट लिया जाता है जिस लिमिट में आपकी कैपेसिटी, आपकी औकात है, कर्जा चुकाने की औकात है। हमारी औकात है चुकाने। अध्यक्ष महोदय, बजट साइज जो है हमारी, उसकी तुलना में 8.2% और बी में हमने रखा है 22 देश में 8.5%, जो रियलिस्टिक है। पहली बार आपने कहा था कि ये कैसे, किस प्रकार रख दिया, 27% वर्दी कैसे रख दी? 27 नहीं रखी गई है, हमने जो है 8.2% रखी है। और वो भी इसलिए रखी है कि जो आपका ये 21-22 में जो आ रही है, उसमें परसेंटेज जो है बिना वेरिएंट मीन्स के, उसके हिसाब से 8.43 आती है। 22 देश के अंदर 8.20 आती है। उसके हिसाब से हमने रखा है, हमने कोई ज़्यादा नहीं रखा है, आंकड़ों के आधार पर रखा है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। जो 27% वृद्धि की बात की गई वो बिल्कुल गलत है, वो संभव ही नहीं है। ये मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको। कृषि बजट के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने प्रयास किया है, हमारे प्रयास को नेता प्रतिपक्ष महोदय को, तमाम साथियों को एप्रिशिएट भी करना चाहिए कि पहली बार देश के अंदर मैंने कहा था कृषि बजट लाएंगे, हमने कहा, और बजट आ गए पहले तमिलनाडु का, तमिलनाडु ने उसको रख भी दिया वहाँ पर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है और राज्य सरकार भी रखे, अच्छी बात भी है। कम से कम कृषि का बजट अलग हो तो कृषि पशुपालन जो सेक्टर होते हैं उन्हें कम से कम थोड़ी तवज्जो मिल जाती। हो सकता है कुछ कमी रही होगी हमारे यहाँ भी, अगली बार ठीक करेंगे। आप लोग चुनाव आए हैं, उसको देखेंगे हम लोग। पर ये मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो 18-19 का बजट था कृषि का, उसे लगभग डबल हमने किया, इस बार डबल किया है। आपका 23,790 था, हमने 46,145 किया है। और बाकी कॉपरेटिव जहाँ 20,000 करोड़ के हम लोन देते हैं बिना ब्याज के, नाबार्ड के, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, सब मिला लो तो अध्यक्ष महोदय हमारा 78,938 करोड़ का ये कृषि विकास एवं कृषक कल्याणों के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। एक नई शुरुआत हमने करी है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे सबसे, पहले भी मैंने कई बार कहा है कि कृपा करके आप कुछ समय समर्थन दे सहयोग करें, क्योंकि भारत सरकार का जो रवैया है वो राज्यों के साथ उचित नहीं। ये भी मैं आंकड़े भी बताऊँगा, ये आंकड़े बताऊँगा आपको, क्योंकि आंकड़ों का खेल तो मैंने कहा है इम्पोर्टेंट, पर पूरा आंकड़ा ही हो जाए तो काम नहीं चल सकता। ये आंकड़े जो हैं कि फाइनेंस कमीशन जो था, 14 फाइनेंस कमीशन, उसने 32% से बढ़ा करके केंद्रीय करों में हिस्सा जो राज्यों का, सब राज्यों का, वो 41% कर दिया। भारत सरकार ने क्या किया कि जो CSS की जो टेबल थी 90-10, 80-20, 70-30, उसमें पैसा मिलता था भारत सरकार ज़्यादा, राज्यों का हिस्सा कम होता था, उसको उन्होंने बराबर कर दिया करीब। पूरी टेबल मेरे पास, टाइम लग जाएगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो 2-3 बता सकता हूँ कि किस प्रकार से स्वास्थ्य मिशन में भी 75 था तो 40-60 कर दिया, ग्रामीण सड़क में 0-100 था, 100% भारत सरकार आता था, वो आपने 40-60 कर दिया। पूरी टेबल मेरे पास में, तो सारा CSS का जो केंद्र का अंश था उसको कमी कर दी और राज्य को बढ़ा दी। तो आप बताइए, जो हमें 14 फाइनेंस कमीशन से 32% से 41% में लाए, वो भारत में
देश के सब राज्यों में केंद्रीय करों में हिस्सा देने का, और ये संविधान के अंतर्गत होता है। संविधान के अंतर्गत बनता है फाइनेंस कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन माननी पड़ती है, नहीं मानी गई, नंबर 1। नंबर 2, अध्यक्ष महोदय, वो मैंने पहले भी निवेदन किया था, मेरे ख्याल से आप सब उस दिन बाइकआउट किए हुए थे, दुर्भाग्य से मेरी बात आप तक नहीं पहुंची होगी, कि पेट्रोल डीजल के अंदर जो है 4 तरह की एक्साइज हो गई है। बेसिक एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, स्पेशल एक्साइज और सेस नया लगा दिया अभी, कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माननीय सदस्यों को, बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो है उस पर हिस्सा मिलता है राज्यों को, पूरे देश के अंदर राज्यों को। उसको तो आपने 100 से ले आए 5 पर, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है उसको लिए आप 5 से ले आए 100 पर। वही बात की आपने एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटी पे, और सेस नया लगा दें, तो जो पैसा मिलता था राज्यों को वो नहीं मिल पाएगा। फिर भी आपको मालूम है कि अपन ने पहले हमने 2% कम किया था, जब देश में किसी ने नहीं किया था, हमने किया था। उसके बाद में फिर भारत सरकार ने किया, अपना भी हमारा खुद का कम हो गया। जैसे भारत सरकार कम करेगी, स्वतः कम हो जाएगा राज्यों का। फिर सबकी मैंने भावना देखी, हमारे माननीय सदस्यों की, तो हमने और 5-7 रुपये कम किए उसके अंदर, पेट्रोल डीजल के अंदर। तो इस प्रकार हम तो कर रहे हैं, पर ये भारत सरकार रवैया उचित नहीं है कि जो डिविजन पूल था राज्यों को बंटवारा करने वाला एक्साइज बेसिक, उसको उन्होंने नहीं के बराबर कर दिया, उनका रवैया उचित नहीं। नंबर 3, केंद्रीय करों में जो कटौती की गई है हमारी, 15,000 तो कर दिए, 15,000 करोड़ इसमें कर दिए बजट के अंदर, और 19,000 करोड़ ने रख दिया अभी अगले बजट में, जब अभी आएगा 1 अप्रैल से, उसमें 19,000 करोड़ और कम कर रहे हैं। तो आप बताइए कहाँ का न्याय है कि आप बताइए, आर्टिकल 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन बनता है, उसकी रिकमेंडेशन थी, उसके बावजूद उन्होंने इस प्रकार से। और अगर आपको जान के दुख होगा सदन के माननीय सदस्यों को कि 22 स्टेज के अंदर केंद्रीय संग्रहण हो रहा 27,58,000 करोड़, राजस्थान को हिस्सा मिलना चाहिए था 68,000 करोड़ का, और मिलेगा 49,000 करोड़ का। आप कह रहे हो भारत सरकार खूब दे रही, अन्न दे रही है, पानी दे रही है। अरे वो तो उनकी ड्यूटी है, जो दे रही है वो तो सबको दे रही है ना। अगर राजस्थान को अलग दिया हो, आपके कारण दिया हो, मेरे कारण दिया हो, तो आप मुझे बताइए उसके लिए। आप जो बात कहते हो वो बात है पूरे देश के लिए लागू होती है, तो आप क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं? हम कोई उनके केंद्र सरकार के खिलाफ है क्या? केंद्र सरकार कोई विदेशियों की है क्या? पर क्या हमारा हक नहीं है कि हम सच्चाई बताएं उनको? दबाव बनाएं, दबाव बनाना आप हमारे साथ देते नहीं हो, चाहे ERCP हो, चाहे केंद्रीय करों में कर्जा ये हमारा हिस्सा कम कर रहे हो, आप बोलते नहीं हो। 25 MP जीता दे जनता ने आपको, तब भी नहीं बोलते, आप कर भी नहीं करते। आप चलो हमारे साथ, हम सब साथ चलेंगे, कम से कम ERCP को तो करवा दो। राष्ट्रीय योजना मंत्री भी राजस्थान के ही हैं। पता नहीं मोदी जी से और अमित शाह जी से ऐसा भय बैठ गया आप लोगों को, पूरी पार्टी लोगों को, उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है बीजेपी के नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की। बाकी तो मार्गदर्शक मंडल बन के अलग बात है, बाकी नेताओं की भी हिम्मत नहीं है अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल ले और 2 टूक बात कर ले। ये स्थिति है। ऐसा पहले कभी हुआ था क्या? ये स्थिति है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये हालात जो बने उससे नुकसान हम लोगों को। कहाँ तो 68,000, कहाँ 49 मिलेंगे हम खाली। तो कृपया करके आप हमारा साथ दीजिए, और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस है उसको आप लागू करवाने के लिए आगे आइए। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हमें 6.026% मिलना चाहिए पैसा, हमारा हिस्सा बनता है 41 में, और दे रहे हमें खाली 49,000 दे रहे हैं, 19,000 हमारे काट रहे हैं, कोई तुक नहीं है। अध्यक्ष महोदय,
ये जो आजकल नई अप्रोच रखी है भारत सरकार ने, जिसमें क्या किया है, जितनी CSS योजनाएं हैं वो और अन्य योजनाओं का पैसा जो है, जैसे JJM है, ये पैसा पहले समेकित फंड, समेकित निधि में होता था पहले पैसा। आप तो लंबे लंबे मंत्री भी रहे हैं, आप लोग भी रहे हैं, तो कम से कम कॉन्सोलिडेटेड फंड में होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। टाइम पे पेमेंट करना है काम के बदले या कोई खर्च करना है स्कीम के पेटे, आपने क्या किया, स्टेट नोडल बैंक अकाउंट खोलो, अलग से खोलो, उसमें पैसे ट्रांसफर करो, जितने PD अकाउंट का पैसा है उसमें ट्रांसफर करो, कमाने। और JJM का पैसा भी बैंक का अकाउंट खोल के उसमें डालो। अरे स्टेट गवर्नमेंट का समेकित निधि फंड बना होता है, वो यूज कर सकते हैं, वापस डाल सकते हैं उसके अंदर। बस तमाम CSS की योजना हो और चाहे वन योजना हो, सब पैसा उसके अंदर जा रहा है। तो इसमें क्या है, नुकसान क्या है, एक तो पैसा आइडियल पड़ा रहेगा वहाँ पर बैंकों के अंदर, कोई फायदा नहीं उसका। लिक्विडिटी होती है सरकार की, वो खत्म हो गई, और पेमेंट टाइम पे नहीं हो पाएंगे, और ब्याज अलग देना पड़ेगा। जब आपने वहाँ जमा करवा दिया SNE के अंदर, स्टेट नोडल बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक के अकाउंट में, तो हमें फिर उधार लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, उसका अलग ब्याज भरो। तो नुकसान ही नुकसान है। फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत सरकार से, भारत सरकार हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। चाहे वो नरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास, समग्र शिक्षा विभाग, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सबका पैसा बैंकों में जमा कराओ। तो इतना अविश्वास भारत सरकार का राज्यों में क्यों है, ये मैं पूछना चाहता हूँ नेता प्रतिनिधि महोदय, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कोई जवाब है आपके पास में? किसी के पास नहीं है। क्योंकि तरीका क्या है, आप बैंकों में क्यों जमा करवा रहे हो भाई, समझ के पड़े। अध्यक्ष महोदय, GST कंपनसेशन, अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर GST पहला टाइम में मिलता नहीं है, के बाद देरी हो जाती है। हमारी मांग है GST को आप 5 साल और बढ़ाओ, क्योंकि वो उन्होंने जो है GST के अंतर्गत पैसा टाइम पे मिल नहीं रहा हमें, और कम भी कर रहे हैं उसको। हमारी मांग ये है कि जब सेस लगा दिया आपने देश के अंदर, तो हमारी मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर आप 5 साल बढ़ाएंगे, क्योंकि नए एक्ट बना है, नए एक्ट के अंदर राज्य सरकार की तमाम कर वसूली खत्म हो गई है, उसके अंदर अगर ये समाप्त हो जाएगा 22 के अंदर, तो हमें तकलीफ होगी, राज्यों के काम कैसे चलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें भी आप विचार करें, कम से कम एक ओपिनियन बनाने में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है, विपक्ष की भी, कि भाई राजस्थानी जनता क्या सोचती है, राजस्थानी सरकार क्या सोचती है। ये फीडबैक आता है हाईकमांड के पास में, आपके हाईकमांड के पास में, तो नहीं करते असर पड़ता है। मुझे लगता है कैलाश में एक बार हिम्मत करे तो करे, बाकी तो किसी की हिम्मत लगती नहीं मुझे दिल्ली जाके बात करने की। इस प्रकार से, और भारत सरकार कोई कमी भी नहीं होगी, सेस लगा दिया है अध्यक्ष महोदय, उनको कोई कमी नहीं आने वाली है, उनको कोई भी रेवेन्यू की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि सेस लग चुका है। खाली एक 5 साल बढ़ा देंगे तो राज्यों का भला हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ईस्टर्न कैनाल और ये राष्ट्रीय कैनाल प्रोजेक्ट आपका है, वसुंधरा जी के वक्त का है। क्या वसुंधरा जी से आपकी इतनी बड़ी नाराजगी हो गई क्या आप मतलब उस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने के लिए आप मदद नहीं कर रहे हो? इतनी बड़ी नाराजगी है क्या आपकी? छोटी में नाराजगी तो राठौड़ साहब जब आप सरकार में थे तब भी थी, मुझे मालूम है, कोई नई बात नहीं है। ये नाराजगी कहाँ से, और इनकी नाराजगी थी नहीं। कटारिया साहब तो बड़े अच्छे संबंध थे उनके, तो अब नेता ये हैं, तो क्या कारण है कि आप बोल नहीं रहे हो? प्रधानमंत्री जयपुर आके बोलते हैं, अजमेर में बोलते हैं राष्ट्रीय दर्जा देने की बात करेंगे, और 16 योजना चल रही देश के अंदर, पूरा पहला भारत सरकार दे रही। अभी यूपी चुनाव आए, कैन बेतवा योजना लागू कर दी मध्य प्रदेश यूपी की,
तो इतना हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? और आपका केंद्रीय मंत्री भी राजस्थान का है। अब पता नहीं भावी उम्मीदवार वो है, वसुंधरा जी है, हमारे नेता कटारिया साहब जैसे भले आदमी हैं, राठौड़ साहब है, मेघवाल साहब है, या वो आज आए नहीं आपके, पूनिया साहब है, और कोई साहब है क्या? हाँ, ओम बिरला जी है, ओम माथुर जी है, और वो अजमेर के हमारे विधानसभा के मेंबर अजमेर देवनानी साहब हैं, और सलाह साहब भी हो सकते हैं। आप बताओ कि भाई मैं किनको कहूँ? एक नेता हो तो मैं बात जाके करूँ, मैं खुद मैं जाके मिल लूँ, उनको पटा लूँ मैं किसी ढंग से, भाई साथ चलो, साथ चलो। 13 जिले अध्यक्ष 13 जिलों का मामला है ये। उन्हें सिंचाई का पानी का मामला है, और हम दम लगा देंगे सब लोग मिलकर के, सब मिलकर दिल्ली जाना, में दिल्ली जाएंगे हम लोग, जाना पड़ेगा तो वहाँ भी जाएंगे। प्रधानमंत्री दबाव डालेंगे कि आप कृपा करके राष्ट्रीय योजना घोषित करो, वरना आप लोग 13 जिलों में साफ हो जाएंगे अगले चुनाव के अंदर। देखना, ध्यान रखना आप लोग। वादा करने के बाद नहीं कर रहे आप लोग। अब बताइए, सीकर झुंझुनू है, यमुना का पानी आना है, केंद्र को कोई मतलब ही नहीं है। अरे झुंझुनू सीकर कुमारहमारी योजना तभी लागू होगी, तभी वहाँ पानी आ पाएगा पूरा, वरना इंदिरा गांधी के साथ थोड़ा बहुत लेते रहो भले ही, कैसे काम चलेगा बताओ? कोई मतलब नहीं आप लोगों को। 25 लोग बैठो जीत करके दिल्ली के अंदर। अरे आप कटारिया साहब, आपकी तो मान सम्मान पार्टी के अंदर भी है, आप तो RSS कहते कि भी व्यक्तित्व के धनी हो, आपकी बात को कौन टाल सकता है? आप कहने हिम्मत ही नहीं करते हो। आप जाके बैठ जाओ प्राइम मिनिस्टर, ऐसी क्या बात है? वो क्या बिगाड़ लेंगे आपका? बैठ जाओ जाकर के, भाई मेरे दादी का मामला है इसलिए मैं आगे आया हूँ, वो आपकी मान सम्मान भी करेंगे आपका। अगर आपका भय घुस गया अंदर, भय को निकालो, घुस जाओ वहाँ जाकर के, टाइम मांगो जाकर के। मुझे विश्वास है कि आपकी बात का वजन होगा। वसुंधरा जी का हो कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, आपकी बात का वजन होगा, क्योंकि आप कैडर के आदमी हो, वो भी पहचान करे हुए हैं। आप कहेंगे तो हम सब की भावना हाउस की तरफ जाके कहिएगा कि मेरी पोजिशन ओपन हो रही है वहाँ हाउस के अंदर, कृपा करके राष्ट्रीय योजना घोषित करो, ये आप जाके कहिएगा। अध्यक्ष महोदय, NK सिंह साहब जो थे, जो फाइनेंस कमेटी चेयरमैन थे राजस्थान में, उनके ससुराल है जोधपुर के अंदर, उन्होंने जो है खुद ने इंटरेस्ट लिया एज ए फाइनेंस कमेटी चेयरमैन। अध्यक्ष महोदय 10 रिकमेंडेशन स्पेशल करी राजस्थान के, 10 रिकमेंडेशन। एक तो जोधपुर में एकीकृत जल प्रबंधन, जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड, राजस्थान लोक स्वास्थ्य अवरचना सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा महाविद्यालय में केंद्रों के साथ विषाणु विज्ञान अवरचना का विकास, राजस्थान में डिजिटल विश्वविद्यालय, राजस्थान लोक कला प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर की स्थापना, कयासा अलवर में औद्योगिक उपनगर, प्रोजेक्ट इनिशिएटिव IIT चेन्नई के प्रोफेसर के बीच BS मूर्ति द्वारा पहल, निमराना औद्योगिक केंद्र परियोजना, पारंपरिक लोक कलाकारों और गायकों जैसे मंगनिया या कालबेलिया को सहायता, समाज में भेदभाव का सामना कर रही युवा सैनिकों की विधवाओं को पुनर्वास। अब 2,300 करोड़ रुपए का उन्होंने 10 प्रोजेक्ट दिए, सिफारिश कर दी। और सिफारिश किसने करी? फाइनेंस कमीशन ने करी, जिसकी मानना बाध्य होती है एक प्रकार से। आप बताइए, अब अगर आप पैरवी नहीं करोगे तो हमारी तो सुनने वाला कोई है नहीं। रोक दिया उन्होंने, सब रोक दिया, कोई नहीं दे रहे हम लोगों को। तो कृपा करके मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष से, आप आंकड़ों से बाहर आओ और जाकर दिल्ली बात करो, हमारी मदद करो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नरेगा में 1500 करोड़ रुपये बाकी है, मेटल कंपोनेंट का मिल नहीं रहा है, CSA की योजना में पैसा बाकी है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारे, एक तो पैरवी करने वाला कोई नहीं होता, 25 मेंबर पार्लियामेंट है, 2 बना रखे, मंत्रियों को बना रखा है। अब उसके बाद में ही मैं समझता हूँ अगर कोई पैरवी नहीं करेंगे तो फिर आप बताइए कैसे काम चलेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ।
तो देख महोदय, अब मैं कुछ जो माननीय सदस्यों के सुझाव मेरे पास आए हैं उसके ऊपर मैं चर्चा कुछ करना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने विश्वास किया है सरकार पर, पक्ष विपक्ष ने, पूरी जनता विश्वास कर रही है, खाली कटारिया जी को छोड़ करके, तो आप बताइए कि मैं फिर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कटारिया साहब को कन्विंस करूँगा, चाहे मैं आपसे मिल के करूँ, आप मेरे घर चाय पीने आइए, मैं आप मुझे बुलाइए, मैं आ जाता हूँ, हम बैठ के बात करेंगे, मैं अधिकारी को लेके आऊँगा और आपको कन्विंस करके रहूँगा, क्योंकि हम हमारे नेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष का एक मान सम्मान करना हम सबका फर्ज है। और ये गरिमा की बात होती है कि पद व्यक्ति कोई भी हो, जो पद पे होता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनका मान सम्मान करें। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि जो मैंने कुछ जो मैं अपेक्षा करता हूँ केंद्र सरकार से, वो मैंने आपको ब्रीफ किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा और हम सब मिलकर कोशिश करें कैसे इसको लागू करवाएं। अध्यक्ष महोदय, कुछ मांगे आई तो मैं घोषणा करना चाहता हूँ। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर मेडिकल कॉलेजों में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधाओं को और अधिक बेहतर करने की दृष्टि से कैथ लैब्स स्थापित की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों और अल्प आय वर्ग के मॉलों में आमजन को अपने घर के नज़दीक त्वरित निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुलभ कराने के उद्देश्य से हमने 100 जनता मोहल्ला क्लिनिक पीपी मोड पर बनाने की शुरू की थी। अभी तक सिर्फ 13 मोहल्ला क्लिनिक ही स्थापित हो सके हैं। पीपीपी मोड अथवा भामाशाहों के सहयोग से मोहल्ला क्लिनिक बनने की धीमी रफ्तार के चलते अब हम स्वीकार कर रहे हैं कि धीमी रफ्तार है, बताइए आप। अब हमने सरकारी धनराशि से इन्हें शुरू करने का निर्णय लेते हुए 135 मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस कड़ी में आगामी वर्ष 100 अतिरिक्त मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना किए जाने प्रस्तावित। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा। मैं माननीय सदस्य विधायकगणों से निवेदन करूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना होने वाले 90 लाख रुपए के एक बारीय खर्च में से 50% राशि विधायक कोष से उपलब्ध कराने पर उनके द्वारा चयनित स्थान पर प्राथमिकता से मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किया जाएगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति में प्रदेश के कोने कोने में चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग की राशि से कोविड-19 के उत्पन्न परिस्थिति में प्रदेश के कोने कोने में चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग की राशि से कोविड हेल्थ असिस्टेंट एवं कोविड हेल्थ कंसल्टेंट लगाए गए थे। आगामी वर्ष से इस कार्य हेतु एसएफसी से राशि नहीं ली जाएगी तथा इन कोविड कर्मियों के द्वारा किए गए कार्य को देखते हुए मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन करना मैं प्रस्तावित करता हूं। प्रदेश में नेत्र संग्रहण एवं नेत्र प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय में नेत्र विशेषज्ञों को केरेटोप्लास्टी का प्रशिक्षण दिए जाने के साथ साथ आगामी वर्ष में 5000 कॉर्निया कलेक्शन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दृष्टि से मैं विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की सूची सदन के मेज पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय सदस्यों के इसमें सुझाव थे, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। लिस्ट बहुत लंबी, इसलिए मैं इसको सदन के मेज पर रख रहा हूं। हाल ही में रूस और यूक्रेन के मध्य चल रही समस्या के कारण प्रदेश में कई छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर यूक्रेन से वापस राजस्थान आना पड़ा। भविष्य में प्रदेश के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई प्रदेश में ही करने के अधिक अवसर प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने, वर्तमान मेडिकल कॉलेजों को विस्तार हेतु प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति लाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमारे द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सतत रूप से चलाने के दृष्टिगत डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी स्थापित किया गया है। इस प्रकार आमजन को उचित रूप से दवाइयाँ प्राप्त हो सके, यह और अधिक संवेदनशील बिंदु है। अतः हम इससे भी सतत रूप से चलने वाले अभियान में
जोड़ेंगे। इस कारण अब मैं फूड सेफ्टी निदेशालय एवं ड्रग कंट्रोल संगठन का आमेलन करते हुए और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से वरिष्ठ IAS अधिकारियों को कमिश्नर नियुक्त करते हुए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। प्राकृतिक योग एवं आयुर्वेद की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनुभवी सामाजिक संस्था के माध्यम से जिला स्तर की सोसाइटी के तत्वाधान में पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर नाथद्वारा राजसमंद में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पिछले कार्यकाल के वर्ष में 2010 में PBM अस्पताल बीकानेर में भामाता के सहयोग से हल्दीराम मूलचंद कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज सेंटर बनाया गया था। अब मैं इसको जन सेवा के माध्यम से कार्डियोवैस्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमबद्ध किया जाने की रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।